मेरे मायके वाले। सावित्री के 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। परिवार में बेटी गीता सबसे बड़ी थी। चारों भाई बहनों में सबसे बड़े होने के कारण बचपन से ही घर में उसकी बहुत चलती थी। बड़ी बहन का रौब और रुतबा ऐसा था कि बाकी के 3 भाई बहन गीता दीदी के नाम से थर थर कांपने लगते। धीरे धीरे समय बीता और चारों बच्चे जवानी की दहलीज पर पहुंच गए। सुनिए जी, जब से गीता ने होश संभाला है ना, अपने तीनों भाई बहनों की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी है। आप ये समझ लो, मुझे तो बच्चों की जिम्मेदारी से बिल्कुल फ्री कर दिया था उसने। उनके स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई लिखाई सब की जिम्मेदारी गीता ने ही उठाई है। और ये तीनों भी मजाल है जो गीता के कहे को टाल दे। देखिए ना कैसे समय पंख लगाकर उड़ गया और हमारी गीता अब यहाँ के लायक हो गई। मेरा तो सोच कर ही जी घबरा रहा है, कल को गीता शादी होकर चली जाएगी तो मैं कैसे सब कुछ मैनेज करूँगी। अरे भाग्यवान, तुम क्यों चिंता करती हो? आजकल मोबाइल का ज़माना है, जब मन करे तब फ़ोन मिलाकर बात कर लेना बिटिया से। अब कोई वो ज़माना तो रहा नहीं कि बिटिया एक बार गई तो फिर उनकी शक्ल देखने को तरस जाओ। अरे भाई, टेक्नोलॉजी ने दूरी को ख़त्म कर दिया है। चिंता की कोई बात नहीं है। शादी हो जाएगी तो क्या हुआ, एक फ़ोन घुमाना और जब जी करे तब बिटिया की सूरत देख लेना, जी भर के बातें कर लेना। वो सब तो ठीक है जी, लेकिन फिर भी फ़ोन तो फ़ोन रहता है ना। जो काम मिलकर बातें करके निपटाया जा सकता है, फ़ोन पर थोड़ी ना हो सकता है। मैं तो कहती हूँ गीता बिटिया के लिए ना आप ऐसा रिश्ता ढूंढिए कि उसका घर ज़्यादा दूर ना हो। घर के आसपास ही रहेगी तो मेरे मन को बड़ी तसल्ली रहेगी। कोई भी काम होगा तो कम से कम उसे बुलाकर पूछ तो सकेंगे। पत्नी की बात सुनकर रोशनलाल बड़ी बेटी गीता के लिए घर के आसपास ही कोई अच्छा रिश्ता ढूंढने लगते हैं। जैसा वो लोग चाहते थे, जल्दी ही उन्हें एक अरुण नाम के लड़के का रिश्ता पता चलता है। अरुण रोशनलाल जी के घर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर रहा करता था। उसका अपना एक छोटा सा व्यापार था और परिवार में भी सिर्फ माता पिता ही थे। छोटा और अच्छा परिवार समझकर रोशनलाल जी अपनी बड़ी बेटी गीता की शादी उसके साथ कर देते हैं। मोहन भैया, गीता दीदी तो शादी होकर अपने ससुराल जा रही है। कम से कम अब तो इनके हंटर का खौफ खत्म हो गया। मैं तो सारी जिंदगी दीदी के इशारों पर नाचते नाचते परेशान हो चुकी हूँ। खुशी मनाओ, अब हमारे आज़ादी से जीने के दिन आ रहे हैं। ठीक कह रही छोटी तू। अरे दीदी तो हमें अपनी मर्जी से सांस तक नहीं लेने देती। दीदी का बस चले ना तो वो इस बात पर भी पाबंदी लगा दे कि हम दिन में कितनी बार सांस खींचेंगे और कितनी बार छोड़ेंगे। गीता की शादी से उसके तीनों भाई बहन बड़ी राहत महसूस कर रहे थे। शादी के बाद, अरे माँ क्या बात कर रही हो? ये नाश्ते में छोले भटूरे मंगवाने का क्या तुक है? भले सुबह की शुरुआत इतने तले भुने खाने से करोगे तो क्या होगा सबकी सेहत का? अरे आप लोगों को कुछ तो सोचना चाहिए ना। अरे बेटा क्या बताऊं, ये तेरे तीनों छोटे भाई बहन है ना, जीना मुश्किल करके रखा था इन्होंने। कहते हैं छोले भटूरे नहीं मंगवाऊंगी तो खाना नहीं खाएंगे। अब मुझे क्या है, जिसकी सेहत खराब होती हो होती रहे, कौन इनके साथ दिमाग लड़ाए। अरे माँ, अभी 4 दिन क्या हुआ मेरी शादी को, सब अपनी मन मर्जी पर उतर आए हैं क्या? आप रुकिए जरा, मैं आती हूँ अभी थोड़ी देर में। कान खींचती हूँ इन तीनों के। गीता को जैसे ही पता चलता है कि मायके में तीनों भाई बहन अपनी मनमानी कर रहे हैं, गीता तुरंत अपनी स्कूटी उठाकर मायके पहुंच जाती है। क्यों भाई, अभी मेरी शादी को 4 दिन हुए हैं, भूलो मत। इस घर में ना पहले भी मेरी मर्जी से सब काम होते थे और अभी भी मेरी ही मर्जी चलेगी। तुम तीनों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने अपनी मन मर्जी चलाना शुरू कर दिया? चुपचाप जो घर में बन रहा है वही खाने की आदत डाल लो। रोज रोज बाहर का खाना खाओगे तो पैसों के साथ साथ सेहत से भी हाथ धो बैठोगे। रोज रोज बाहर का खाना तो आप ऐसे कह रही हो जैसे हम रोज बाहर का खाना खाते हैं। अरे बाहर के खाने की शक्ल भी 1 साल बाद देख रहे हैं हम लोग। जिसके घर में आपके जैसी हिटलर दीदी होगी वो अपनी पसंद से कुछ खा सकता है भला? ए छोटी, ज्यादा जबान मत चला। माँ, इसकी जबान थोड़ी ज्यादा ही चल रही है। आज दोपहर में सबके लिए खाना यही बनाएगी और अगर ना बनाए तो इसको आज खाना देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक कह रही है गीता बेटा तू। अरे इन तीनों नालायकों को सिर्फ तू ही सुधार सकती है, मेरे तो काबू में ही नहीं आते ये। गीता के जाने के बाद, देख लिया सोहन भैया आपने, दीदी ससुराल बेशक चली गई हैं लेकिन उनकी हिटलर पंथी अभी भी खत्म नहीं हुई। माँ है ना, छोटी से छोटी खबर फोन करके दीदी को देती रहती है और दीदी वहां बैठकर भी अपना हुक्म चलाती रहती है। कर भी क्या सकते भाई, माँ ने बचपन से ही दीदी को इतना सर पर चढ़ा कर रखा है कि उनकी बात को घर में कोई टाल ही नहीं सकता। दीदी अगर दिन को रात कह देना तो हम सबको भी दिन में रात ही माननी पड़ेगी।
गीता की शादी को अभी साल भर बीता था कि तभी सोहन के लिए रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। माँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी ना एक नौकरी करने वाली लड़की के साथ हो, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। अरे तेरे चाहने से क्या होता है? तू तो चाहता ही है कि तेरी बीवी सुबह सुबह मैडम बन के जूते बजाते हुए घर से निकल जाए और पीछे से माँ उसे बना बनाकर रोटियां खिलाए। कान खोलकर सुन ले, तेरी शादी सिर्फ हाउसवाइफ से होगी जो चुपचाप जाकर घर संभाले। सारी जिंदगी हम तुझे बना बनाकर खिला रहे हैं, अब तेरी बीवी आएगी तो माँ को भी 4 दिन सुकून मिलेगा ना। बड़ी बहन की कड़कती हुई आवाज के सामने बेचारा सोहन चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि गीता की हर बात पर माँ बाबूजी की सहमति होती थी और सोहन की शादी एक घरेलू लड़की रीना से हो जाती है। अरे सोहन भैया, आप तो हमेशा से यही चाहते थे कि आपकी शादी एक नौकरी पेशा लड़की से हो, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। फिर आपने रीना भाभी से शादी कैसे कर ली? तूने सुना नहीं गीता दीदी ने क्या कहा था? अब दीदी की बात कोई काट सकता है क्या भला? भैया, ये तो ज्यादती है ना। अपना जीवन साथी चुनने का भी अधिकार अब इस घर में हमारा नहीं रहा, वो भी दीदी ही डिसाइड करेंगी क्या? हाँ, वही डिसाइड करेगी। और उसने तेरे लिए भी एक बहुत अच्छा रिश्ता भिजवाया है। अच्छे से फोटो देखकर तसल्ली कर ले। अगले रविवार को लड़की वाले तुझे देखने के लिए आ रहे हैं। तेरी शादी से निपटूं तो फिर सीता के लिए कोई ढंग का रिश्ता ढूंढना शुरू करूं। अरे उम्र हो रही है हमारी, पता नहीं आज है कल को रहे ना रहे। ये ले, तू मुझे समझा रहा था ना, और यहाँ तेरे ऊपर ही बिजली गिर पड़ी। देख भाई, कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे मैंने दीदी की मर्ज़ी को खुशी खुशी माना है, तुझे भी स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा शोर शराबा करने से कोई फ़ायदा नहीं। चुपचाप फ़ोटो देख ले और सगाई की तैयारी में लग जा। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था, लेकिन गीता की आदतों में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं आ रहा था। वो घर के हर छोटे से छोटे मामले में बिन मांगे अपनी सलाह देती और बाकी सब पर अपनी मर्जी थोपती थी। अरे मम्मी, वो आज से सफेदी का काम शुरू होने वाला था ना, पेंटर आ गए कि नहीं? अरे पेंटर तो कब के आकर बैठे हैं, लेकिन ये सोहन कह रहा है कि उसे अपने कमरे में टेक्सचर पेंट करवाना है। बस वही पेंटरों को समझा रहा है, उसी में ना थोड़ा लेट हो गया। पूरे घर में पीला रंग होगा तो फिर अपना दिमाग चलाने की उसे ज्यादा जरूरत क्या है? उसे बोलो दीदी ने कहा है किसी के कमरे में कोई स्पेशल पेंट नहीं होगा, सब जगह वही रंग करना है जैसा मैंने बताया है। ठीक है बेटा, क्या देती हूँ। अरे माँ जी, अपने कमरे में तो हम अपनी पसंद का रंग करा सकते हैं ना, उसमें गीता दीदी को क्या समस्या है? रुकिए जरा, मैं एक बार दीदी को फ़ोन मिलाती हूँ। बड़ी बहू रीना ननद गीता को फ़ोन मिलाती है। हाँ भाभी बोलो, क्या बात है? दीदी, इतने सालों बाद तो घर में पुताई का काम लगा है। बाकी घर में जैसा आपने कहा है वैसा ही रंग होगा, बस हम अपने कमरे में थोड़ा सा चेंज करवा रहे हैं। भाभी, मेरे बताए रंग में ऐसी क्या समस्या है? और ठीक है, अगर मेरी बात आपको काटनी ही है तो फिर आप देख लो, मुझे फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी? नहीं दीदी, आपकी बात काटने जैसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं आपको फ़ोन ही क्यों मिलाती। तो बस ठीक है, चुपचाप जो मैंने कहा है वही रंग पूरे घर में हो जाने दो। अच्छा एक बात बताओ, छोटू का एडमिशन करा दिया ना आपने सिटी कॉन्वेंट में? नहीं दीदी, सिटी कॉन्वेंट का फॉर्म तो लेकर आए थे आपकी भैया, लेकिन मेरा मन है कि हम छोटू को सिटी कॉन्वेंट में नहीं डीएवी में एडमिशन करा दें। अरे भाभी, आजकल तो ऐसा लग रहा है किसी को सलाह देने का जमाना ही नहीं रहा। अपने घर के छोटे भाई बहन ही बात काटने पर तुले हैं, तो बाहर वालों की तो क्या ही बात करेगा। अरे मैं अपनी जान जलाती हूँ दिन भर, आप लोगों की चिंता में दिन भर सोचती रहती हूँ कि मेरे भाई बहन मम्मी पापा कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे। हर छोटी से छोटी बात का मैं ख्याल रखती हूँ, और देख लो कोई इज्जत नहीं है मेरी। अब अगर मैंने सिटी कॉन्वेंट में एडमिशन के लिए कहा था तो कुछ सोच कर ही कहा होगा ना। छोटू मेरा भी भतीजा है, उसका बुरा नहीं सोचूंगी मैं। अरे दीदी, आप तो बुरा मान गई। नहीं, आप मेरे कहने को गलत समझ रही हैं। अरे इसमें गलत समझने वाली क्या बात है? देख रही हूँ आजकल तुम्हारे और सोहन के कुछ ज्यादा ही पर निकल गए हैं। मैं जो भी बात कहूँ तुम दोनों हर बात में ना नुकुर शुरू कर देते हो। फिर गीता अपनी सास से कहती है, माँ जी आप जरा घर का ख्याल रखिएगा, मैं अपने मायके होकर आती हूँ। गीता की सास मन ही मन कहती है, इसमें नई बात कौन सी है? तो हर रोज़ अपने मायके जाती है। मैं तुझे मायके जाने से रोकने वाली कौन होती हूँ भला? 6 साल हो गए तेरी शादी को, 6 साल से तू दिन में 2-2 बार बस मायके ही तो जा रही है। ऐसे ही तेरे मायके वाले बेशर्म हैं जो छोटी से छोटी बात के लिए फ़ोन घुमा देते हैं, और फिर ये महारानी निकल पड़ती हैं स्कूटी लहराती हुई। ठीक है बेटा, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, यहाँ तो मैं सब संभाल ही रही हूँ।
गीता मायके जाकर। अरे मम्मी जल्दी बताओ क्या बात है, आपने ना बिल्कुल मुझे डरा ही दिया। आपकी आवाज़ से मैं समझ गई थी कि आप परेशान चल रही हैं। अरे बेटा, एक तू ही है जिससे मेरी चिंता है। सही कह रही है, परेशान तो मैं बहुत हूँ। अरे अब क्या हुआ है बताओ ना। अरे मुझसे क्या पूछ रही है, सीता से पूछ। अरे कोई लड़का पसंद कर रखा है इसने शादी के लिए, तू ही बता। परेशान ना हो तो और क्या करूं। अरे माँ, तुम्हारी तो आदत हो गई है ज़रा ज़रा सी बात पर टेंशन लेने की। अगर उसने कोई लड़का पसंद कर भी रखा है तो इसमें इतना तमाशा करने की क्या ज़रूरत है। अच्छी नौकरी है उसकी, पढ़ा लिखा है, और वैसे भी आप तो सीता के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए कितने दिनों से एड़ियाँ रगड़ रही हो। मिला कोई अच्छा लड़का आप लोगों को? अगर उसे कोई लड़का पसंद है तो उससे एक बार मिलने में या बात करने में परेशानी क्या है? मैं बैठी हूं ना यहाँ, है? तू मुझसे भी बड़ा हो गया क्या? मेरे सामने बोलने की तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? और तू क्या चाहता है कि सीता को इसकी मनमानी करने के लिए बढ़ावा दे हम लोग? साफ साफ सुन ले सीता, चाहे वो राघव कितना ही काबिल हो, लेकिन हमारे घर में लव मैरिज का रिवाज नहीं है, और चाहे जो हो जाए वो रिश्ता तो मैं होने नहीं दूंगी। अरे आज अगर इसकी जिद मानकर इसको मनमानी करने देंगे ना, तो कल को इसके पीछे पीछे खानदान के बाकी बच्चे भी यही गलत हरकत करेंगे। आने वाली सारी नस्ल बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए शुरुआत में ही इस मुसीबत को जड़ से खत्म करना जरूरी है। अरे दीदी, राघव अपनी ही बिरादरी का लड़का है। अगर मेरी शादी मेरी पसंद से हो भी जाएगी तो इसमें आपको क्या समस्या है? ऐसे कैसे शादी हो जाने दी इसकी? सारी बिरादरी में थू थू हो जाएगी, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? देखो माँ, मैं पहले ही बता रही हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी ज़िद पूरी करने की। देखो अभी तो इनका फ़ोन आ रहा है, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, बाकी बातें कल आकर करती हूँ। गीता के जाने के बाद। हद हो गई भैया, आप लोगों को नहीं लगता कि अब दीदी को यहाँ के मामलों में इंटरफेयर करना बंद कर देना चाहिए? अरे 6 साल से ऊपर हो गए दीदी की शादी को, लेकिन अभी भी उन्हें इस घर के सारे फैसले खुद ही लेने होते हैं। आप दोनों को तो आपकी पसंद से शादी करने नहीं दी, और अब उन्हें मेरी राघव से शादी करने में भी प्रॉब्लम है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? और आप खुद ही सोच कर देखो ना, दिन में 2-2 चक्कर लगाती है दीदी यहाँ की। उनके ससुराल में क्या उन्हें कोई काम नहीं रहता? सीता ठीक कह रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें जीजा जी से एक बार मिलना चाहिए। मोहन और सोहन अपने जीजा जी से मिलने जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। देखो मोहन, मैं अभी बहुत दिनों से माँ और बाबूजी से मिलकर कुछ बातें करना चाह रहा था। ठीक है, इस रविवार को तुम माँ, बाबूजी, दोनों भाभियों और सीता को लेकर मेरे घर आना। सब लोग एक साथ बैठेंगे, तभी मैं इस बारे में कुछ बात करूँगा। जैसा जीजा जी ने कहा था, अगले सप्ताह सोहन और मोहन पूरे परिवार को लेकर बड़ी बहन गीता के ससुराल पहुंच जाते हैं। दोपहर में लंच के समय सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, तभी जीजा जी बात शुरू करते हैं। माँ जी, सोहन ने बताया आपकी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। मैंने देखा है गीता भी आपकी तबीयत के लिए परेशान रहती है और हर रोज़ आपसे मिलने भी जाया करती है। हाँ दामाद जी, वो उम्र के हिसाब से ना आजकल ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई रहने लगा है। पैसे तो सब ठीक ही है, बस रोज़ाना एक गोली खानी होती है। लेकिन गीता बिटिया का तो मन जैसे हमारे साथ ही लगा रहता है। जब तक अपने हाथ से आकर मुझे गोली ना खिला दे, उसके मन को संतोष नहीं मिलता। और वैसे भी पिछले महीने गीता ने शहर से बाहर जा डॉक्टर बताया था ना, जब से उस डॉक्टर को दिखाया है मेरी तबीयत में काफ़ी सुधार हो गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ जी कि आपकी बेटी शादी के इतने सालों के बाद भी आपकी छोटी से छोटी बात का इतना ख्याल रखती है। लेकिन आप एक बार पूछिए ना अपनी बेटी से कि क्या इसको पता है मेरी माँ दिन में कितनी बार कौन सी दवा खाती है। पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसने कभी उनकी दुख तकलीफ़ को समझने या जानने का प्रयास किया ही नहीं। बेटी के लिए मायका पराया कभी नहीं होता, लेकिन जब वो शादी करके एक नई गृहस्थी बसाती है तो उस नए परिवार के प्रति भी उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती है। मैं अपने माँ बाबूजी को एक बार को छोड़ भी दूँ, लेकिन गोलू तो गीता की ही जिम्मेदारी है ना। आप गीता से पूछिए कि ये दिन में कितना समय गोलू को देती है। पिछले 3 महीने से गोलू के पीटीएम में नहीं गई है। ये सारे टेस्ट में एवरेज से भी कम नंबर आए हैं गोलू के। ना इसे अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई का ख्याल है, ना उसकी सेहत का। मायके में दीवारों पर कौन सा रंग होगा, वहां पर किसकी शादी कब होगी, किससे होगी, भाइयों के बच्चे किस स्कूल में जाएंगे, हर छोटी छोटी बात का ख्याल रहता है तुम्हें। तो फिर यहाँ की जिम्मेदारियां कौन निभाएगा? माँ जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपकी 2 बहुएं और बेटे आपके साथ रहते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके घर का हर फैसला गीता के नाम से ही लिया जाए। अपने दोनों बहू और बेटों के ऊपर घर की जिम्मेदारी छोड़ दीजिए और अपनी बेटी को अब उसके ससुराल की जिम्मेदारियां संभालने दीजिए। अगर जीवन भर ये आपका ही घर चलाती रहेगी तो इसका अपना घर बर्बाद हो जाएगा। मैं ये बात बहुत समय से कहना चाहता था,
लेकिन हर बार यही सोचकर चुप रह जाता था कि कहीं मेरी बातें आप लोगों को बुरी ना लगे। लेकिन मैंने महसूस किया कि गीता की रोक टोक उसके मायके में बढ़ती जा रही थी। माँ जी, आप तो गीता की माँ है, कम से कम आपको तो उसे सही गलत समझाना चाहिए था ना। आपके घर में 2-2 बहू आ गई हैं, उनका अपना जीवन है, अपने जीवन के फैसले वो खुद भी ले सकती हैं। सोहन मोहन अब कोई छोटे बच्चे नहीं रहे, दोनों एक एक बच्चे के पिता बन चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी जिंदगी के फैसले गीता ले रही है। यह तो सरासर गलत बात हुई। पापा एकदम ठीक कह रहे हैं मम्मी। अब तो पूरा दिन एक कान पर फ़ोन लगाकर हर समय नानी से बात करती रहती हो, ना आप मेरे साथ खेलती हो ना मेरी बात सुनती हो। देख बहू, तुझे सुनने में बुरा तो ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन तू ही सोच, तू घर का सारा काम पीछे छोड़कर अपने मायके के लिए निकल जाती है। तूने कभी सोचा कि तेरी बूढ़ी सास अकेले पूरे घर का काम कैसे निपटा पाती होगी? लेकिन घर की सुख शांति बनी रहे, इसीलिए मैं इतने सालों से सब बर्दाश्त कर रही हूँ। सबकी बातें सुनने के बाद गीता को अब बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मुझे माफ़ कर दो, आप लोग ठीक कह रहे हैं, मुझे अपने घर पर ध्यान देना चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे इस बात का कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मायके की जिम्मेदारी भाभियों के ऊपर छोड़कर अब मुझे अपना परिवार संभालना चाहिए। लेकिन अब मैं वादा करती हूँ, आगे से मैं अपने परिवार का पूरा ख्याल रखूँगी। और वैसे भी मायके की जिम्मेदारियां संभालने के लिए तो 2 भाभियां आई ही गई हैं। तो वही कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। थोड़ी देर से ही सही, लेकिन गीता रानी को अकल आ ही गई थी।